सीटेट सितंबर 2026 के लिए ये जो क्लास है, ये क्लास 9th क्लास है, 9वां क्लास है। और इस 9वें क्लास में 300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज है उसका आज 270 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 270 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे 10वां क्लास और लास्ट क्लास, जिसके साथ ही 300 जो हमारा टारगेट था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सीडीपी में प्रैक्टिस करने का, वो कंप्लीट हो जाएगा और ये पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद जो प्लेलिस्ट चलेगा वो चलेगा ईवीएस का। ईवीएस का जो चलेगा वो एनसीईआरटी बेस्ड चलेगा, एनसीईआरटी बेस्ड। और साथ में ईवीएस में पूछे गए सीटेट के वो सवाल जो प्रीवियस कहीं ना कहीं पूछा गया हो। तो इसके लिए भी आप लोग तैयार हो जाइए। 1 तारीख से आपको ईवीएस का क्लास चलेगा, 1 तारीख से नहीं, 30 तारीख से, हाँ परसों से। तो उसके लिए भी आप तैयार हो जाइए। और ये जो 9वां क्लास है, यानी कि 270 क्वेश्चन आज कंप्लीट होने जा रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप शेयर जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन के स्टार्ट करने से पहले आप सभी का वेलकम करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सार अकेडमी पर। आज तक आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया है और उम्मीद करते हैं आप भी आगे भी प्रेम दीजिएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्लेलिस्ट को विजिट जरूर कीजिएगा। अब आप हमें फेसबुक पर भी मिल सकते हैं। फेसबुक पर हमारा पेज है सार अकेडमी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल पेज को सब्सक्राइब कीजिए और फ्री नोट्स के लिए हमें डीएम कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सवाल नंबर फर्स्ट, जेंडर क्या है? एक आर्थिक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, या एक सामाजिक संरचना है? पहले तो आपको जो हम बता चुके हैं वो करो। आपको मैंने टेक्निक क्या बताया? टेक्निक ये बताया है कि सबसे पहले जो ऑप्शन आपको कंफर्म लगता है कि नहीं होगा उसको काटो। तो सबसे पहले आर्थिक काट दो और क्या काट दो? मनोवैज्ञानिक काट दो। तो ये दोनों तो नहीं होगा। अब ये दोनों में से कोई एक होगा, जैविक निर्धारक और सामाजिक संरचना, दोनों में से कोई एक जरूर होगा। तो एक को करने के लिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर सेक्स लिखा रहता, सेक्स, तो सेक्स जो है एक जैविक संरचना है, यानी कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। जबकि लिखा है जेंडर, तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है, यानी कि डी आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? विकास के व्यापक आयाम, ठीक है, का सही पहचान करता है? सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व विकास, शारीरिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक एवं स्व विकास, या शारीरिक, व्यक्तित्व और आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक विकास? बताइए निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? यानी कि ऐसा पहचान जिसमें व्यापकता हो, यानी कि जिसमें जो है ज्यादा से ज्यादा जो डेवलपमेंट की बात की जाए। बताइए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे का डेवलपमेंट हो सके। बताइए, सामाजिक विकास तो होना ही चाहिए हर हाल में। तो चलिए, फर्स्ट नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा। आंसर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, बुद्धि के बारे में कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं, आंसर को कमेंट करो अपने आंसर को। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिप्रेक्ष्य परिमेय ना की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। या बुद्धि एक अनुवांशिक विषय है, जिसमें मानसिक गतिविधि जैसे स्मरण और तर्कशील देखो, अनुवांशिक तो बुद्धि बिल्कुल नहीं है, तो डी कट गया। बुद्धि अभिसारी नहीं होती है बल्कि अपसारी होती है, बी भी कट गया। बुद्धि बहुआयामी होती है, यह बात सही है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय ना की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। या बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन नहीं होता, अस्थायी परिवर्तन होता। तो यहाँ पर से भी कट गया। सही आंसर क्या है? ए है। सही आंसर क्या है? ए है। अगर आप फेसबुक पर भी देख रहे हो तो कमेंट जरूर करो एक एक आंसर को, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो फिर भी कमेंट करो एक एक आंसर को। सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी चैनल पर आपको एनसीईआरटी का क्लास चलने वाला है, ईवीएस का, जो अभी तक का यूट्यूब इतिहास का सबसे बेहतर क्लास होगा। मैंने डिजाइन किया है, अभी तक 100 क्वेश्चन को हम ईवीएस के ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट कर चुके हैं जो ईवीएस का पीवाईक्यू है, ईवीएस का पीवाईक्यू है वो। और साथ में जो केवी में बुक चलता है एनसीईआरटी, उस बुक को उठा करके पूरा रटवा देंगे 3, 4, 5 के लिए, पेपर 1 के लिए, और 6 to 8 का पेपर 2 के लिए। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? बात की गई है प्राथमिक समाजीकरण की,
तो द्वितीयक समाजीकरण को आप काट दीजिए, मीडिया द्वितीयक है, विद्यालय द्वितीयक है, सरकार द्वितीयक है। सबसे पहला हो गया परिवार, ठीक है, आंसर हो गया परिवार। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चे की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों में से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, या बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। देखिए, कभी भी सोच को मात्रात्मक रूप से नापा नहीं जा सकता, तो डी तो ऐसे ही गलत हो गया। अब आइए, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर नहीं होती है और ना वयस्कों की सोच बच्चों से बेहतर होती है। सबकी सोच अलग अलग भिन्न भिन्न होती है। तो किसी की सोच बेहतर नहीं हो सकती है, ठीक है, या किसी की सोच बेहतर नहीं हो सकता है बच्चे की सोच भी अच्छी हो सकता है कि वयस्क की सोच यानी कि बड़े की सोच भी अच्छी हो। तो यहाँ पर ये सी भी गलत हो गया। बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है, ये हो सकता है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है और वयस्कों से भिन्न होती है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया। देखिए, अगर बी खाली रहता तो बी सही हो जाता, लेकिन ए और बी दोनों है तो ए ज्यादा सही है, तो सही हो गया ए, है ना। मोर अप्रोप्रिएट को आपको लगाना है, बी नहीं होगा, तो आंसर हो गया ए। आप अपने आंसर को भी कमेंट करो, हम स्पीड में ही चलेंगे हमेशा। निम्नलिखित में से रुक जाइए, थोड़ा सही करने दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल से बच्चों को विशेषता कर विशेषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज के वक्त से बच्चे को विशेषित अलग करता है? विचारों की अनुक्रमता, वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार या विलंबित अनुकरण? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार आपको नहीं करवाना, सही हो गया, सही। चलो, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल अनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है, या बच्चों की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित व सीमित करती है? देखो, हमने क्या बताया, हम कह रहे हैं कि अगर आप सीटेट पास करना चाहते हो तो पहले ये जानो कि कौन ऑप्शन गलत है, कौन ऑप्शन सही होने से बेहतर है ये जानो कि कौन ऑप्शन गलत है, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक एक ऑप्शन का क्या होगा, एनालाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले एक एक ऑप्शन का एनालाइज करो। अधिगम के बारे में सवाल है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, नीचे से चलते हैं। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित और सीमित, ये दोनों वर्ड गलत है, तो ये यहाँ पर डी गलत हो गया। बच्चों को सीखने के लिए प्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल नहीं बल्कि अनुवांशिकता और वातावरण दोनों पर निर्भर करती है, तो यहाँ सी गलत हो गया। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं, ये देख लेते हैं, ये सही हो सकता है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें नहीं पुरस्कृत और दंडित तो बिल्कुल नहीं करना, तो यहाँ पर ए भी गलत हो गया। सही आंसर तो क्या हो गया, डी। तो 3 निगेटिव 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव क्वेश्चन पॉजिटिव आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, प्रगतिशील शिक्षा में प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में या सक्रिय अन्वेषक के रूप में? बताइए। प्रोग्रेसिव क्लासरूम है तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम में बच्चों को किस तरह से देखना है? खाली स्लेट बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि बच्चा घर से कुछ ना कुछ सीख के आता है, चाहे वो बैबलिंग ही क्यों ना सीख के आए, यानी कि मिनमिनाना ही क्यों ना सीख के आए। तो यहाँ पर आपको खाली स्लेट नहीं मानना है। निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में नहीं देखना है, सक्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में और छोटे वयस्क। वयस्क कभी छोटे नहीं होते, वयस्क वयस्क होते हैं। सही आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, ले वेगस की सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। तो ले वेगस के अनुसार अधिगम क्या है? एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, व्यक्तिगत गतिविधि, निष्क्रिय गतिविधि। ये तीनों काट दीजिएगा क्योंकि सबसे इजी यही सवाल है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप खुद से कमेंट करो। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे को पुरस्कार एवं दंडों के सिद्धांतों के प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीकों से व्यवहार करने एवं सीखना सिखाया जा सकता है। पुरस्कार और दंड दोनों आ गया, बाकी आप समझ सकते हैं। ज्ञान बाकी आप खुद समझदार हैं। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल करते हैं।
क्या यह सही होगा? जिन प्रयोजन इसका प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, जिन प्रयोजन ऐसा कहा है, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखना। क्या जिन प्रयोजन ने ऐसी बात कही है? या उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्वक नियंत्रण के द्वारा विशेष तरीकों से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित क्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जिन प्रयोजन नहीं दिए हैं और अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखना, ये हो सकता है हो। और अभी बी और ए देख लेते हैं क्या होगा। पुरस्कार और दंडित, ये भी गलत हो गया। अब सी और बी में कोई होगा। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल। देखिए सबसे ज्यादा मजबूत जिन पियाजे के अनुसार यही है बी, तो बी आंसर इज राइट आंसर। ए और डी तो पहले कर दिए और बी और सी को कंपेयर किए तो बी ज्यादा मजबूत हुआ। हम आपको बता रहे हैं ना मैक्सिमम आंसर सही होता है, आपको उसमें से सेलेक्ट करना है कि मोर अप्रोप्रिएट कौन होगा। ठीक है, आइए। बालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, फिर भी चालक विकास का बालक विकास के रूप में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम खाली जगह से खाली जगह तक होता है। बताइए, परिष्कृत सूक्ष्म चालक से स्थूल तो नहीं होगा, स्थूल से सूक्ष्म भी नहीं होगा। ये दोनों में से बताओ, शीर्षगामी अधोगामी, सेफेलोपोडल और प्रोक्सिमी डिस्टल, ये दोनों हम आपको बता चुके हैं। इसी दोनों में से कोई एक आंसर सही है। 11 का आप लोग आंसर करो। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वयस्कता के जिस वक्त बच्चा वयस्क होने लगता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं किशोर अवस्था। आंसर इज राइट। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए या उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बताइए क्या करना चाहिए, कमेंट करो। देखो निगेटिव वर्ड है, उपेक्षा काट दो। ध्यान नहीं देना भी अच्छी बात नहीं है, अस्वीकार करना भी अच्छी बात नहीं। सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई की जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उससे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ के किस अवस्था के अंतर्गत आता है? देखो, जो मॉरल डिलेमा की बात जो कोलबर्ग साहब ने की उसमें क्या बोला? कोलबर्ग साहब ने कहा कि जो बच्चा है या कोई भी इंसान जो है मॉरल डिलेमा में पड़ जाता है। मॉरल डिलेमा मतलब कि उसको डिसीजन लेने में दिक्कत होता है कि सही क्या है। हिंज की कहानी आप लोग सब लोग जान रहे हैं, कोलबर्ग की हिंज की कहानी। अगर अगर दवाई चोरी करेगा तो पकड़ा जाएगा, नहीं चोरी करेगा तो वाइफ जो है ताबूत में चली जाएगी, मर जाएगी, जीड़ हो जाएगी। तो अब तो इसमें क्या हो गया, नैतिक दुविधा आ गई है ना, तो मॉरल डिलेमा आ गया। तो ऐसी स्थिति कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ के किस अवस्था के अंतर्गत आता है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक क्रम नियंत्रण का विन्यास या दंड या आज्ञा पालन। तो बच्चा किससे डर रहा है? बच्चा डर रहा है कि जेल भेज दिया जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा दंड आज्ञा पालन, दंड से डर रहा। सी हो जाएगा, डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए 14 15 कहाँ गया भाई? इतना ही इसमें। चलिए 15 क्वेश्चन और करेंगे, 14 क्वेश्चन हुआ है, 16 क्वेश्चन और करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? प्रसिद्धि अवस्था, या फिर सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूल संक्रियात्मक अवस्था या उद्योग बनाम अधीनता अभिविन्यास? लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था। तो सबसे पहले हम कुछ काट देते हैं कुछ कुछ ऑप्शन को, उसके बाद आप बताएगा। ये नहीं होगा, ठीक है, और उद्योग बनाम अधीनता भी नहीं होगा। हाँ, अब बताइए दोनों में से कौन होगा, कमेंट करो, क्योंकि लॉरेंस कोलबर्ग पढ़ा चुके हैं। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। अरे, ये उल्टा करता है, लड़कियों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। या किसका उदाहरण है? नहीं, जेंडर वाइसनेस होगा, लड़की पर भी ध्यान दीजिएगा ज्यादा, जेंडर वाइसनेस हो गया, लड़कों पर भी ज्यादा ध्यान दीजिएगा तो जेंडर वाइसनेस हो गया। और जेंडर वाइसनेस करना अच्छी बात नहीं है सीडीपी के हिसाब से। तो किसका उदाहरण है? तो जेंडर पक्षपात का उदाहरण है, जेंडर पहचान का उदाहरण है, जेंडर समरूपता का या जेंडर संबद्धता का? जेंडर पहचान का उदाहरण नहीं है और समरूपता का भी उदाहरण नहीं है, पहचान का भी उदाहरण, जेंडर पक्षपात यानी कि जेंडर बाइसनेस का उदाहरण है। जो शिक्षक है वो बायस है इस बात से कि लड़कों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए क्योंकि लड़की मन बुद्धि होती है, लड़की लोग सॉरी। तो सही हो गया आंसर ए। जो भी देख रही हैं गर्ल्स लोग, आप लोग को सॉरी मेरे तरफ से। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे प्रभावशाली है? जेंडर
बाइसनेस को कम करने के लिए या जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए कौन सी एक्टिविटी सबसे ज्यादा सही रहेगी? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह को बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। देखो, जेंडर पृथक अगर बैठने की व्यवस्था करोगे तो फिर जेंडर अनुरूपता कम कैसे होगी? को एजुकेशन इसीलिए तो लाया गया था, लड़का लड़की एक साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर डी गलत हो गया। जेंडर पृथक खेल समूह भी नहीं बनाना है, अलग नहीं करना है, एक साथ लाना है। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना या जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करना। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व नहीं देना है, यहाँ पर सही हो गया ए। देखो, पहले कौन कौन नहीं होगा, अगर ये काट दोगे तो जो बच जाएगा वो सही, एकदम परफेक्ट सही चल जाएगा। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु को प्रभाव को महत्व दिया है? सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों विषय वस्तु का पहलू आ गया। तो जहां समाज और संस्कृति आएगा वहां एक बार में आंख को बंद करके वाइगस्की लगाएगा। तो सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, जिक्सो पहेली को करते समय 5 वर्ष की नगमा समय से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे वह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की बातों को वाइगस्की क्या बोल रहे? देखिए, वाइगस्की और जीन पियाजे दोनों ने बात की है इसकी, ऐसा बात करने का। तो बताइए इसका आंसर आप लोग, वाइगस्की सब क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं व्यक्तिगत वार्ता, आत्म केंद्रित वार्ता, या जोर से बोलना, या पाड़। देखो, सी और बी काट देते हैं और इससे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको हम कई बार बता चुके हैं। तो इसका आंसर आप लोग करो, ठीक है? क्या होगा? ईगो सेंट्रिज्म होगा या सेल्फ टॉक होगा? बताओ, वाइगस्की क्या बोलते हैं? ईगो सेंट्रिज्म की बात, ईगो सेंट्रिज्म या फिर सेल्फ टॉक? बताओ अब, क्या कि बता चुके हैं, इससे पहले 3-4 बार इसका प्रैक्टिस हुआ है। जो भी अगर अगर आप नए व्यूवर्स हो तो आप प्लेलिस्ट को देख लो, पीछे पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ 8 वीडियो का, 240 क्वेश्चन का, उसको देख लो, आपको पक्का हो जाएगा इसमें क्लियर। लेकिन अब हम नहीं बताएंगे। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यक पढ़ने पर ये भी नहीं बताएंगे। सहयोग प्रदान करना, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सहयोग प्रदान करना, सहयोग प्रदान करना वाइगस्की साहब ने इसका बात बोला है। प्रबलन, मॉडलिंग, अनुबंध या पाड़? सब कट ही गया तो बच गया क्या? पाड़ होगा। इसका तुमको बताना नहीं चाहिए था, है ना? स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं इंग्लिश में। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, सभ्यात्मक विचार, संरक्षण कक्षा समावेशन, अस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, या प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुक्रमीयता? बताइए चारों में से क्या होगा? कमेंट करो अपने आंसर को। जीन पियाजे पूरा थ्योरी पढ़ाया हुआ है, एक एक स्टेज पढ़ाया गया, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, है ना, लेटर कन्वेंशनल स्टेज, सारा बताया गया है। इसलिए इसका आंसर आप खुद करो। फिर आ गया पियाजे साहब, बच्चों के संरचनात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से पियाजे की संरचना है? पियाजे की संरचना बताइए, एकदम बिना ऑप्शन देखे भी उसको लगा देना चाहिए, फिर भी हम कुछ कुछ काट देते हैं। अवलोकन अधिगम, प्रबलन हटा दीजिए, ये दोनों में से बताइए। अनुबंधन भी हटा दीजिए। अब बता दीजिए आंसर खुद, ऐसा तो बता ही दिया हम। आकलन के प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का, असेसमेंट का प्राइमरी मोटो क्या होना चाहिए? विद्यार्थी के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों को स्पष्टता तथा भ्रांति को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर उनको नामांकित करना, या रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना? बताइए। एकदम समझो कि एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा? रिपोर्ट कार्ड में फर्स्ट और फेल लिखना एग्जाम लेने का उद्देश्य नहीं होता है, असेस करने का उद्देश्य नहीं होता। तो डी कट गया। अंक के हिसाब से बच्चे के साथ ट्रीट करना, ये भी मोटो नहीं होता, ये भी कट गया। श्रेणी भी नहीं बनाना, तो बी आंसर इज राइट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानसिक परीक्षणों के द्वारा प्रयोग से सटीक रूप से मापा जा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एकात्मक कारक है या बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का समूह है? बताइए क्या होगा? बी और सी काट दिए और ए और डी में कंफ्यूज हो जाओ। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? एकदम ऐसे ही जब हम लोग पढ़ रहे थे बुद्धि, इंटेलिजेंस, तो ठीक यही लाइन हम पढ़ाए थे, ठीक यही लाइन। बुद्धि बहुआयामी होती है, बहुआयामी होती है, जटिल योग्यताओं का समूह होती है, जटिल योग्यताओं का समूह होती है, जटिल योग्यताओं का समूह होती है, समूह होती है। तो डी आंसर इज राइट आंसर। पढ़ोगे तब तो, कंटेंट वाला वीडियो पढ़ोगे तब तो। और वही हमेशा, हाँ एक चीज के लिए सॉरी, अभी 2-3 दिन जो है क्लास गैप हो गया था, है ना, उसके लिए सॉरी, थोड़ा पर्सनल काम पड़ गया था जो देखना भी जरूरी होता है। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। रूही बहुत अच्छी लड़की है, इनमें से काफी समाधान
इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं और ये किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सुनात्मकता विचार, अभिसारिक विचार, अनम्य विचार या आत्मकेंद्रित? आत्मकेंद्रित छोड़ दो, अनम्य विचार भी छोड़ दो, सृजनात्मक और अभिसारी में से एक कोई सही है कमेंट करो। ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि अब लास्ट हो गया ना, आज नौवा 9th है, 9 वीडियो है और एक वीडियो आएगा 10th। उसके बाद ये क्लास जो प्लेलिस्ट है वो बंद हो जाएगी, इस सीडीपी की प्लेलिस्ट बना के छोड़ दिया जाएगा, फिर ईवीएस की तरफ चला जाएगा। तो पिछली बार कई क्वेश्चन करवा चुके हैं, वही प्रैक्टिस दोबारा आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो वैसे क्वेश्चन को तो हम छोड़ेंगे आपका देखने के लिए आपने अभी तक कितना देखा और क्या क्या किया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थी के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करोगे? जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उन लोग कम इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए? क्या ये अच्छी बात है? इस स्थिति को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या ये अच्छी बात है? या इन विद्यार्थी से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए या एक्सपेक्टेशन कम कर देना चाहिए? ये लोग कुछ नहीं कर सकेगा, बैकवर्ड क्लास से रहने दो, ऐसे ही गुजरेगा? या अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा उन बच्चों को सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए? देखो, सबसे पहले छोड़ने की बात नहीं करना है, जैसा कि तैसा स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि आपको चेंज करने के लिए बहाल किया गया है। अगर आपके बहाल होने से भी चेंजिंग नहीं आया तो आप हराम का पैसा ले रहे हैं ना, है ना? आपको सैलरी दिया जा रहा है ना, और सी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अपेक्षाओं को कम नहीं करना, एक्सपेक्टेशन बड़ा रखना है कि मेरा स्टूडेंट कुछ ना कुछ करेगा। सही आंसर यह है कि आप अपने टीचिंग मेथड में बदलाव लाइए और बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित कीजिए और सुधार कीजिए अपने आप में, तरीके में सुधार कीजिए, क्योंकि अगर बच्चा फेल हो रहा है तो आप फेल हो रहे हैं, आपकी व्यवस्था फेल हो रही है। सही आंसर क्या है? डी है। कहीं भी सीडीपी में बच्चे को गलत नहीं मानना है, आप गलत हो सकते हैं। एक इंक्लूसिव क्लासरूम जो सीटेट की गर्लफ्रेंड है, समावेशी शिक्षा क्या है? सीटेट की गर्लफ्रेंड है, हमेशा से पूछा जाता है, हमेशा 5-7 नंबर का समावेशी शिक्षा आएगा। एक इंक्लूसिव क्लासरूम समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित काट दो, नहीं करना चाहिए काट दो, कभी कभी भी काट दो। सही आंसर होगा सी। कितना आसान है। पठन वैकाल, पठन वैकल्य मतलब कि लर्निंग डिसेबिलिटी। बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा पारगता, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। प्राथमिक लक्षण क्या है? ये काट दो, ये काट दो। सही ये है कि एक ही चीज को बार बार दोहराएगा। डी आंसर इज राइट। शिक्षक अधिकार अधिनियम जो हम पढ़ा भी चुके हैं, आरटी 2009, जाइए प्ले लिस्ट में बना हुआ है, उसको पूरा डिटेल पढ़ लीजिए। उसके बाद आइए इसको कीजिए, ये ऑप्शन एकदम सेम टू सेम वैसे ही मिलेगा। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? व्यवहारिक सिद्धांत पर, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति पर, अधिकार आधारित मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य पर, या फिर मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य पर, या मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करना? डी गलत हो गया। चलिए, अधिकाधिक मानवतावादी परिप्रेक्ष्य नहीं, और सहानुभूति सिंपैथी किसी के नजरिए में नहीं रखना है, किसी के प्रति नहीं रखना है। सही होगा व्यवहारवादी सिद्धांत। तो 30 क्वेश्चन आज भी कंप्लीट हुआ, और आज 30 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो गया 270 सवाल, 270 सवाल। और कल लास्ट वीडियो होगा जिसको आप लोग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो हमारे कंटिन्यू व्यूअर्स हैं जरूर कमेंट कीजिए अपने स्टेट का, राज्य का नाम, और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब